बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि जीतन राम मांझी ने सीमांचल क्षेत्र में दलितों और आदिवासियों को बेदखल करने का उठाया मुद्दा। पटना, बक्सर, नालंदा समेत सभी जिलों के किसानों को 7 लाख तक का मिलेगा अनुदान। वो कैसे, हम आपको आगे बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। बिहार में झमाझम बारिश के लिए करना होगा लंबा इंतजार, जानिए अपने जिले का हाल। बिहार में मानसून की बेरुखी से लोग हलकान, मौसम विभाग का अलर्ट, जानिए अब बिहार में कब होगी बारिश। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। नालंदा में 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई में बनेगा बिहार भवन, 155 करोड़ रुपए की जमीन पर साकार होगा सीएम नीतीश कुमार का सपना। बिहार साइबर पुलिस का नया खुलासा, नकली फिंगरप्रिंट बनाकर के खाते से पैसे उड़ा रहे हैं अपराधी। बिहार में जमुई में अद्भुत लव स्टोरी, 40 साल की चाची को 20 साल के भतीजे से हुआ प्यार, धूमधाम से हो गई शादी। पूर्वी चंपारण में पानी को लेकर के हाहाकार, बारिश के लिए अदा की गई एशिका की नमाज। आम आदमी को महंगाई का झटका, नंदनी दूध की कीमतें बढ़ी, 1 अगस्त को लागू होगी नई दरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए बोले बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा, नीतीश जी में कोई कमी नहीं है। शराबबंदी वाले बिहार में दारू पार्टी करते पकड़ा गया राजद नेता का बेटा, पिता ने लगाया साजिश का आरोप। आरजेडी से ज्यादा अपराधी किसी और पार्टी में नहीं है, प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर तीखा हमला, बोले पूरे राज्यों को अवैध खनन का हब बना दिया। मिडिल स्कूल की छात्रा के साथ गंदी हरकत करते थे हेडमास्टर, आरोप सुनकर के पटना के डीएम ने दिया जांच का आदेश। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शेरशाहवादी समुदाय के सदस्यों द्वारा घनी आबादी वाले मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में दलितों और फिर आदिवासियों को बेदखल करने का मुद्दा उठाया। जीतन राम मांझी ने किशनगंज में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से इस पर एक रिपोर्ट मांगी है जिसे वे राज्य विधानसभा में पेश करेंगे। किशनगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ मुस्लिम कुल आबादी के 50% से भी अधिक है। जहाँ उन्होंने कहा कि शेरशाहवादी बाहर से आए हैं और उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है जिस पर इस क्षेत्र के दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों का स्वामित्व होना चाहिए था। जहां ऐसी जमीन पर कब्जा करने वाले दोषियों के खिलाफ SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हालांकि ये समस्या बहुत विकराल है, लेकिन स्थानीय प्रशासन आधिकारिक आंकड़ा प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और फिर हमें एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है जिसे हम राज्य विधानसभा में पेश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि अररिया कोर्ट रेलवे स्टेशन पर परसों पीड़ा से करा रही महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। दरअसल महिला अपने पति के साथ आनंद विहार नई दिल्ली से सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन से अररिया कोर्ट स्टेशन पर उतरी थी और वहां से उनको किशनगंज टेरागाछ अपने घर जाना था। ट्रेन से उतरने के बाद गर्भवती सबरीन खातून अपने पति इसराइल आलम के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठी थी और इसी दौरान अचानक प्रसव पीड़ा से करा उठी। दर्द से छटपटाहट देख करके अगल बगल के लोग वहां जमा हो गए। जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ के संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और फिर मानवता का परिचय देते हुए महिला को अपने सहयोगियों और फिर मौजूद महिलाओं के मदद से वेटिंग हॉल लेकर गए, जहां महिलाओं की मदद से उसे घेर करके रखा गया। इसी दौरान बगल से देवदूत बनकर के गुजर रही एक नर्स को जब इसकी जानकारी मिली तो फिर वे वेटिंग रूम में पहुंच करके प्रसव पीड़ा से करा रही महिला का सुरक्षित डिलीवरी कराई। जी हां, डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है, स्वस्थ है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे देख करके किसी फिल्म की याद आती है। यहाँ पर अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां 2 बच्चे की मां को उसके ही पति ने उसे अपने प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद पति ने जो किया वह किसी ने सोचा भी नहीं था। जब पति ने दोनों को पंचायत के सामने पेश किया और फिर दोनों की शादी मंदिर में ले जाकर के करा दी। यह सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि महिला का प्रेम प्रसंग उसके ही भतीजे के साथ पिछले 3 साल से चल रहा था, जिसकी उम्र महज 20 साल है। भतीजे की उम्र 20 साल है और चाची की उम्र जो उसकी पत्नी है अब उसकी उम्र 40 साल प्लस है। मामला बिहार के जमुई जिले के लखापुर गांव की है, जहां कल देर रात 2 बच्चों की मां को उसके ही प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पति ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को पकड़ा है। देर रात महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई थी, तब ही लोगों ने उसे पकड़ लिया। पति इंद्रदेव पासवान ने बताया है कि उसकी पत्नी रूबी देवी का प्रेम प्रसंग उसके ही भतीजे पंकज पासवान से 3 सालों से चल रहा है। दोनों छुप छुप करके मिलते रहे हैं, लेकिन देर रात पति ने दोनों को पकड़ लिया है। जब पति ने दोनों को पंचायत के सामने पेश किया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की बात कही, तो फिर पति ने दोनों की शादी गांव के ही काली मंदिर में करवा दी। इस शादी को देखने के लिए ग्रामीणों को भीड़ लग गई। जब सभी की मौजूदगी में ये शादी हुई, हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी गई। जब वहाँ मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, अब उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जो वायरल हो रहा है। पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा, तो फिर पति ने दोनों को पंचायत के सामने पेश किया और पति ने दोनों की शादी मंदिर में ले जाकर के करा दी गई। दोस्तों बिहार के समस्तीपुर जिले में ऐसा एक शिव मंदिर है, जहां पहुंचने वाले शिव के भक्त भगवान की तो पूजा करते ही हैं, साथ ही वहां शिवलिंग के 2 गज दूरी पर मजार की भी पूजा करते हैं। यानी कि शिवलिंग और मजार एक ही जगह पर है, सटा हुआ है। जी हाँ, मात्र 2 गज की दूरी पर शिवलिंग और मजार है। दरअसल ये प्राचीन खुदनेश्वर धाम मंदिर समस्तीपुर जिला मुख्यालय से करीब 17 किलोमीटर दूर मेरवा में स्थित है। कहा जाता है कि खुदनेश्वर धाम सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग के साथ साथ मजार की भी पूजा अर्चना की जाती है। दोनों एक ही छत के नीचे है, या दोनों एक ही छत के नीचे मजार है और शिवलिंग है। जब कोई लोग पूजा करने के लिए आते हैं तो शिवलिंग की भी पूजा करते हैं और मजार की भी पूजा करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने वालों की सारी मन्नतें पूरी होती है, ये लोगों की मानना है। जी हाँ, स्थानीय लोग इसे बाबा खुदनेश्वर धाम, खुदनेश्वर स्थान, खुदनेश्वर महादेव मंदिर सहित कई नामों से पुकारते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर का नाम खुदनी बीबी नाम की एक मुस्लिम महिला के नाम से रखा गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी अमित झा बताते हैं कि पहले ये मंदिर छोटा था, लेकिन आज यहाँ भव्य मंदिर है, जहाँ सावन के अलावा बसंत पंचमी और फिर शिवरात्रि में मेले का आयोजन होता है। जब मेरवा सहित आसपास के लोग यहाँ मांगलिक कार्यों के लिए भी पहुंचते हैं, जिसके लिए सारी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया है कि यहाँ आने वाले सभी लोग शिवलिंग की पूजा करने के बाद उसी नियम से मजार की भी पूजा करते हैं। उन्होंने बताया है कि ब्रिटिश काल के दौरान 1858 में नरहट स्टेट ने इस मंदिर की नींव रखी थी। तब से अब तक ये मंदिर काफ़ी बदल गया है। इसका विकराल धार्मिक न्यास बोर्ड की देखरेख में किया गया है। वहाँ के लोगों के मुताबिक 14वीं सदी में इस इलाके में घनघोर जंगल हुआ करता था। यहाँ पर मवेशियों को चराने को लेकर के लोग आते थे। खुदनी बीबी नाम की एक मुस्लिम महिला भी अपने गाय को लेकर के इस क्षेत्र में आती थी। जब खुदनी बीबी गाय चरा करके घर लौट जाती थी, तब गाय से दूध निकालने के समय दूध नहीं निकलने लगा। जब गाय के दूध नहीं निकलने से खुदनी बीबी परेशान हो गई और परिवार वाले भी इस पर कई आरोप लगाते रहे। जहाँ एक दिन गाय चराने के क्रम में उसने देखा कि उसकी गाय एक निश्चित जगह पर खड़ी होकर के अपने थन से दूध गिरा रही है। खुदनी बीबी ने अपने परिवार को ये बात जब बताई तो फिर संयोगवश उसी रात खुदनी बीबी की निधन हो गई। यानी कि खुदनी बीबी का निधन हो गया। जब परिवार के लोग दफनाने के लिए उसी जगह पर जंगल में गए जहां गाय हर रोज अपना दूध गिराया करती थी। जब कब्र खोदने के दौरान कुदाल शिवलिंग से टकरा गई। उसके बाद उस जगह से दक्षिण की ओर दूसरी कब्र खोद करके खुदनी बीबी को दफन कर दिया गया। जब तब से यह स्थान खुदनेश्वर धाम के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। यानी कि वहाँ जो शिवलिंग निकला था उस शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया गया और उसके बगल में खुदनी बीबी की मजार बन गई। यानी कि अब लोग आते हैं तो खुदनी बीबी की भी पूजा करते हैं और मजार की भी पूजा करते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बैंक में जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है। यह IBPS क्लर्क भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इस वैकेंसी के लिए आवेदन 28 जुलाई 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन IBPSonline.ibps.in पर जारी किया गया है। पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 21 जुलाई 2023 तक थी। हालांकि अब उम्मीदवारों को एक और मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इस अभियान के माध्यम से कुल 4045 क्लर्क के खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। IBPS क्लर्क भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को बतौर आवेदन शुल्क 850 रुपये देने होंगे। वहीं SC ST PWD और फिर पूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 है। वहीं इस वैकेंसी से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन वेबसाइट पर विजिट करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के किसानों को धान की रोपनी के लिए डीजल अनुदान दे रही है। जो किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार खरीफ सीजन में वर्षा की कमी को देखते हुए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शनिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। किसान जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आपको बता दें कि प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 10 लीटर डीजल के लिए 750 रुपये की दर से किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। जब धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को अनुदान मिलेगा। जहाँ वहीं खरीफ फसल में धान, मक्का, दलहन, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए किसानों को 2250 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा। जहाँ किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 7 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, बक्सर, नालंदा समेत सभी जिलों के किसान अनुदान का लाभ लेकर के मशरूम की खेती कर सकते हैं। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत सभी जिलों के किसानों को मशरूम स्पॉन तथा मशरूम कंपोस्ट उत्पादन इकाई के लिए सरकार के द्वारा इकाई लागत पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इकाई लागत 15 लाख पर सरकार के द्वारा 7,50,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। इससे किसानों को मशरूम की खेती करने में आसानी होगी। साथ ही साथ बिहार के किसान आसानी के साथ इस बिजनेस से जुड़ सकेंगे। दरअसल बिहार में कई किसान ऐसे हैं जो मशरूम की खेती से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इसलिए आप भी चाहें तो फिर इसकी खेती कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए प्रखंड धान पदाधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर समेत 25 जिलों में वज्रपात होने की संभावना है। इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह खबर के अनुसार बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, गया, नवादा, सारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में 1-2 स्थान पर वज्रपात के आसार हैं। वहीं बिहार के किशनगंज में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून की स्थिति बेहद कमजोर हो गई है, जिससे अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश की संभावना नहीं है। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून ट्रफ प्रदेश की यानी कि बिहार के किसी भी हिस्से से नहीं गुजर रहा है, जिसके कारण अच्छी बारिश की अभी कोई भी संभावना नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि विदेश भेजने के नाम पर पटना में एक बार फिर से ठगी का नया मामला सामने आया है। जहां इस बार शातिरों ने यूपी, बिहार के करीब 150 लोगों से 60 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। इस बार शातिरों ने कुवैत और दुबई भेजने के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठ लिया है। इस बात की जानकारी तब हुई जब लोग फ्लाइट का टिकट लेकर के पटना कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में ताला लटका हुआ था और फिर जिस फ़ोन नंबर से बात हो रही थी वह भी बंद था। इसके बाद सभी पीड़ित कोतवाली थाना पहुंच गए। पीड़ित लोगों ने बताया है कि इस कंपनी की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली थी। नंबर भी उसी पर लिखा था। कंपनी का नाम सनशाइन इंटरप्राइजेज है, जो एसपी वर्मा रोड में स्थित करपुरा हाउस में था। नालंदा के बिहार शरीफ निवासी जितेंद्र सिंह ने बताया है कि जून में उन्होंने सोशल साइट पर कंपनी का विज्ञापन देखा था। इसके बाद उस नंबर पर कॉल किया तो फिर बात करने वाले शख्स ने मिलने के लिए पटना अपने ऑफिस बुलाया। वहां जाने के बाद सबसे पहले मेरा पासपोर्ट जमा कर लिया, फिर कुछ दिन बाद वीज़ा भेजा, जिसके बाद मैंने 30,000 रुपये दे दिए। इसके बाद 4 जुलाई को फिर से बुलाया गया और फिर कहा गया है कि फ़्लाइट का टिकट बनवाना है, जो
बाकी का पैसा है वह दे दीजिए। दुबई और फिर कुवैत के नाम पर प्रति व्यक्ति से 55 से 60 हज़ार रुपये लिया गया। पैसे लेने के बाद 10 बजे रात तक जब वो नहीं पहुंचे तो फिर हम लोगों ने कॉल किया तो फिर देखा कि मोबाइल स्विच ऑफ है। जहाँ उसके बाद पता चला है कि ये फ्रॉड हो गया हम लोग के साथ और हम लोग बर्बाद हो गए। जहाँ करीब 100 से अधिक लोगों का पैसा लेकर के भाग गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार देश के सभी पात्र किसानों को है। जी हाँ, बेसब्री से इंतजार है और फिर किसानों का इंतजार 27 जुलाई को अब खत्म हो सकता है, 27 या 28 जुलाई को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 13 किस्त मिल चुकी है और अब देश भर के करोड़ों किसान 2000 रुपये के लिए 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त इस महीने 27 या फिर 28 जुलाई को मिल सकती है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 27 या फिर 28 जुलाई को देश भर के किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त किसानों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी की ज्योति मौर्या के बारे में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता होगा। ज्योति मौर्या को लेकर के लोग हिस्सों में बढ़ चुके हैं, 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग ज्योति मौर्या को सही मानते हैं तो कुछ गलत। वहीं बिहार से भी एक ऐसा ही प्रेम कहानी सामने आ रही है जिसने ज्योति मौर्या को भी पीछे छोड़ दिया है। जब दोनों ने अपने मर्जी से घर से भाग करके 2009 में शादी की थी। शादी के बाद ज्योति ने, यानी कि बिहार में एक लड़की है जिसका नाम भी ज्योति है, जी हाँ, उन्होंने 2009 में एक लड़के के साथ भाग करके शादी की। शादी के बाद ज्योति ने बीपीएससी की तैयारी करना चाही, जिसका पति ने भी साथ दिया। पति का कहना है कि 20 लाख रुपए घूस देने के बाद उसने पत्नी को दिया, जिसके बाद वह एसआई बनी। आज वे अपने प्रेमी के लिए मुझे छोड़ना चाहती है। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड का है, जब पत्नी का नाम ज्योति, पति का नाम प्रिय रंजन है। जब पति ने बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे जब कुंवारे थे, जब घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमने दिल्ली में भाग करके 2009 में शादी कर ली थी। शादी के बाद मैंने रियल एस्टेट में काम करना शुरू कर दिया। ज्योति ने 1 साल तक दिल्ली के बैंक में नौकरी की, लेकिन कुछ सालों बाद ही उसने बीपीएससी की तैयारी करने की बात मुझे बताई। मैंने भी इसका साथ दिया और गुड़गांव में एक कोचिंग में उसका एडमिशन भी करा दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2016 में नोट बनने के बाद मुझे नुकसान होने लगा। जी हाँ, ऐसे में हम दोनों मुजफ्फरपुर वापस आ गए। मुजफ्फरपुर वापस आने के बाद भी मैंने उसका एडमिशन एक कोचिंग में करा दिया जहां वह बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। पति ने बताया है कि यही ज्योति की मुलाकात सोमेश्वर नाथ झा से हुई, जहां दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इसी दौरान 2019 में दोनों की नौकरी दारोगा के पद पर हो गई, जिसके बाद ज्योति ने मुझसे 10 लाख रुपए घूस भी मांगे। यही नहीं, अपने प्रेमी का भी पैसा उसने मुझसे ही मांगा था। जब मैंने अपनी ज़मीन बेच करके दोस्तों से कर्ज लेकर के उसे 20 लाख रुपए दिए, यानी कि 10 लाख रुपए अपनी पत्नी ज्योति को लिए दिए और 10 लाख रुपए उसके प्रेमी के लिए दिए, यानी कि 20 लाख रुपए दिए, जिसके बाद दोनों की नौकरी हुई। जी हाँ, पति ने बताया है कि अब पत्नी मेरा साथ नहीं रहना चाहती है, वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। यही नहीं, उसने मुझे जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी है, जिसके बाद पति सीधा थाने में पहुंच गया। एसडीपीओ पूर्वी से लिखित शिकायत की। पति का कहना है कि जब से उसकी नौकरी लगी है तब से ही वह मेरे साथ रहने से इनकार कर रही है। जब मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी बिहार में 24 जुलाई से, यानी कि आज से 9 अगस्त तक प्रदर्शनी लगाएंगी। बीजेपी के इस कार्यक्रम को लेकर के जदयू ने हमला बोला है। जब मामले में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए प्रदर्शनी लगा रही है, बीजेपी का जनता से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि लाठीचार्ज को लेकर के बीजेपी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि लाठीचार्ज हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जान चली गई, लेकिन फैक्ट यानी कि सच्चाई यह है कि वह आदमी छज्जू बाग में पाया गया, छज्जू बाग में गिरा हुआ पाया गया था। जहाँ गवाहों ने बयान दिया, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दर्ज है। यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, ये देखने की बात है। दोस्तों
बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। जब दो और दलों के शामिल होने की संभावना है, इनमें एक पार्टी बिहार से और फिर दूसरी उत्तर प्रदेश से एनडीए में शामिल हो सकती है। बिहार में बीजेपी की चर्चा मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी और फिर उत्तर प्रदेश में महान दल से हो रही है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी के दो नेता मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली वीआईपी के साथ बातचीत कर रहे हैं, जब वहीं बीजेपी ने भी महान दल से भी संपर्क किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास भारी वोट शेयर है और फिर बिहार में भी अच्छा मत प्रतिशत है, लेकिन दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन को मजबूत करने के लिए छत्रपों को जगह दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जातीय आधारित सर्वे को लेकर के बिहार सरकार द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे जातीय आधारित सर्वे पर अंतरिम रोक के पटना उच्च न्यायालय के 4 मई के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की इस याचिका को निरर्थक बताते हुए निपटा दिया है। न्यायमूर्ति BR की पीठ गवाही और फिर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील इस बात पर सहमत हुए कि मामला निरर्थक हो गया है, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जातीय आधारित सर्वे को लेकर के पहले ही पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, सुनवाई पूरी कर ली है और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अब पटना हाई कोर्ट के निर्णय पर सबकी नज़र टिकी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को पहला वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिल चुका है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से रांची के बीच पहले वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अब खबर आ रही है कि बिहार को 5 और वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया जा रहा है। इसको लेकर के लिस्ट भी जारी कर दिया गया है कि ये ट्रेन कहां से कहां तक खुलेगी और कहां तक जाएगी। जहां रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि इन 5 गाड़ियों में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस है और 3 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन है। तो सबसे पहले मालदा से हावड़ा और फिर गया से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दी गई है। अब वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि जमालपुर के लोगों को रेलवे ने तोहफा दिया है। जमालपुर से मालदा के बीच वंदे भारत मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू किया गया है। इसके बाद भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच वंदे भारत मेट्रो ट्रेन शुभारंभ किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने ये भी बताया है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बनारस के बीच भी एक अन्य वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा, जो अधिकांश बिहार से होकर के गुजरेगी। दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आए सीमा हैदर काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। और इन सब के बीच शनिवार को सीमा के पति गुलाम हैदर ने इस्लामिक पवित्र स्थल काबा से एक वीडियो जारी करके पाकिस्तानी सरकार से मार्मिक अपील की है। जहाँ उसने अपने 4 बच्चों को भारत से वापस पाकिस्तान लाने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। 1 मिनट 30 सेकंड की वीडियो में उसने एक बार भी अपनी पत्नी सीमा का जिक्र नहीं किया है। वह सिर्फ अपने बच्चों को वापस मांगता रहा और उनके लिए दुआएं मांगता रहा। गुलाम हैदर वीडियो में कहते हैं कि और बहनों, मैं इस समय काबा शरीफ में हूँ। जब मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ। मैं बिलावल भुट्टो साहब PM शहबाज शरीफ से पूर्व PM इमरान खान से अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे को वापस कराएं। या पूरी आवाम मेरी आवाज़ बने ताकि मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ सके। आपको बता दें कि सीमा हैदर गुलाम की दूसरी पत्नी है। दोनों की लव स्टोरी एक रॉन्ग नंबर से शुरू हुई थी। गुलाम शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी थे। इसके बावजूद भी सीमा भाग करके गुलाम के पास आ गई। जब मामला पंचायत तक पहुंचा था, बाद में गुलाम ने निकाह कर लिया और उसे कराची लेकर के आ गया। अब गुलाम को पछतावा है कि उसने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में बारिश नहीं होने से हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, पूर्वी चंपारण में भी बारिश नहीं होने से लोग काफ़ी परेशान हैं और दुआएं मांग रही है। अब इसी को लेकर के शनिवार को रक्सौल शहर में यानी कि पश्चिमी चंपारण के रक्सौल शहर के लक्ष्मीपुर दक्षिण स्थित करबला में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज इस्तिका अदा की। इस दौरान अनुमंडल क्षेत्र के चारों प्रखंड के सैकड़ों की संख्या में पहुंचे बच्चे, बुजुर्ग और फिर जवान इस चिलचिलाती धूप में नमाज अदा करके खुदा से गुनाहों को माफ करने और फिर बारिश करने की दुआ मांगी। नमाज के दौरान तकरीर कर रहे मौलाना अब्दुल हकीम ने बताया है कि धरती पर पाप गुनाह जब बढ़ता है तो फिर अल्लाह के तरफ से विभिन्न प्रकार का अजाब आने लगता है, जैसे बारिश का नहीं होना, भीषण गर्मी होना, जलजला आना, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा आना शुरू हो जाता है। इसके लिए हदीस ने रिवायत दी है कि जब इस तरह का आपदा आए
तब खुदा से गुनाह की मगफिरत मांगनी चाहिए। इस बदहाली के आलम में कायनात के पूरी मखलूक़ात जिस तरीके से पानी के लिए तड़प रहे हैं, शायद ये अजाब आने के संकेत हैं। जहाँ इससे मगफिरत के लिए मैदान करबला पर नमाज अदा किया गया, साथ ही अपने गुनाहों से मगफिरत करने की दुआएं मांगी गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसे देखने के बाद हर किसी का चेहरा खिल उठेगा। जी हाँ, इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव अपनी प्यारी पोती कात्यायनी को गोद में लिए हुए हैं। इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव अपनी पोती को दुलार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही इस मौके पर उसने बगल में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और फिर बहू राजश्री भी दिख रही है। दरअसल ये मौका था बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के बर्थडे का। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री का कल बर्थडे था, जिसे पूरी फैमिली ने देर रात तक सेलिब्रेट किया। इस मौके पर लालू प्रसाद और फिर राबड़ी देवी की बहू राजश्री ने केक काटा। इस दौरान लालू प्रसाद अपनी पोती कात्यायनी को गोद में लिए हुए काफी खुश दिख रहे हैं। जहां लालू प्रसाद की पोती कात्यायनी ने जन्म के 3 महीने के बाद ये तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में कात्यायनी वाकई में परी की तरह दिख रही है। बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए पत्नी राजश्री का ये बर्थडे इस बार बेहद खास है, क्योंकि मां बनने के बाद राजश्री का ये पहला जन्मदिन है। दोस्तों, बात करते हैं कि आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। जब पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि नीतीश कुमार को कम नहीं आंका जाना चाहिए, उनमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। यह सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने किया है, जो काबिल तारीफ है। यूपीए का नाम इंडिया किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये इतना बेहतरीन नाम है जिससे सत्ता में बैठी एनडीए पूरी तरीके से चारों खाने चित हो जाएगी। बिहारी बाबू ने इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर के तारीफ भी की है और कहा है कि नीतीश कुमार में किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं है। नीतीश कुमार को किसी तरह से कम नहीं आंका जा सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के कारण ही विपक्षी दलों की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, सीताराम येचुरी जैसे कई बड़े बड़े नेता एक छत्र के नीचे इकट्ठा हुए। बिहारी बाबू ने कहा है कि इसके लिए मैं पर्सनली नीतीश कुमार की सराहना करता हूं। वहीं मणिपुर हिंसा को लेकर के वे केंद्र की मोदी सरकार पर बरसे हैं। इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि इससे दुनिया भर में देश की छवि बिगड़ी है। जहां पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी दर्दनाक घटना पर देश का प्रधानमंत्री 80 दिन बाद बोलते हैं, ऐसा किसी देश में नहीं हुआ होगा। अगर ताली कप्तान को मिलती है तो फिर गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे कहा है कि इस देश में हम माता और बहनों की पूजा करते हैं और मणिपुर में इनके साथ जो व्यवहार किया गया वह बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, बात करते हैं कि पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में यूपी एटीएस की पूछताछ पूरी हो चुकी है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया है कि वे इस केस को लड़ रहे हैं। अगर सीमा हैदर सच्ची है और सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है तो फिर उसे यहाँ रहने देना चाहिए, लेकिन अगर वे दोषी साबित होती है तो फिर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वकील एपी सिंह ने कहा है कि पहले सीमा पार से गोलियाँ आती थी, अब डोली आई है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सीमा का प्यार सच्चा है। उसने नेपाल के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से सचिन से शादी की है। अगर उस पर तब भी शक है तो फिर सीमा पर लाई डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बेशक सीबीआई या फिर रॉ से इस मामले में जांच करवा ली जाए, लेकिन अगर सीमा निर्दोष पाई जाती है तो फिर उसे भारत की नागरिकता जरूर मिलनी चाहिए, जैसे समय समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आए लोगों को मिलती रही है। जहाँ सीमा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करवानी जानी चाहिए। एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार ने जब ये वकील एपी सिंह से पूछा है कि क्या आपके पास इनकी शादी का प्रमाण पत्र है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास फ़ोटो है और मैं उन्हें ज़रूर कोर्ट को दिखाऊंगा। जब दूसरे सवाल पर कि क्या शादीशुदा होते हुए भी सीमा का दूसरा शादी करना जायज़ है, क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ नहीं है, इस पर एपी सिंह ने कहा है कि सीमा का 4 साल पहले तलाक हो चुका है। ये बात खुद सीमा ने मुझे बताई है और कहा कि हैदर ने उसे 3 तलाक बोल दिया था। जब सीमा ने वे शब्द सुने और फिर उसे मान भी लिया, इसीलिए दोनों के बीच तलाक हो चुका है। आपको बता दें कि इस बीच सीमा हैदर और फिर सचिन मीना की शादी की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। सीमा का कहना था कि उसने सचिन के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली थी। सीमा ने कहा था कि उन दोनों ने 13 मार्च को शादी की थी, जहां उनकी शादी की तस्वीरें भी सामने आई है। सीमा का कहना है कि उसकी सचिन से
पहली बार मुलाकात नेपाल में 10 मार्च को हुई थी, जहां सीमा ने शादी को लेकर के कहा था कि 10 मार्च को पहली बार मिले थे, रात 9 बजे या फिर 10 बज रहे थे, हमने 13 मार्च को शादी कर ली। जहाँ किसी ने हमें मंदिर के बारे में बताया था, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा है, उनकी बहुत यादें भी हमारे पास है। जिस होटल में हम रह रहे थे वहाँ से करीब 20 मिनट की दूरी पर वो मंदिर था। सीमा ने बताया है कि उसके बारे में जो भी अफवाहें फैलाई जा रही है वह सब गलत है। जहाँ उसने कहा है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बस सचिन की खातिर पाकिस्तान से भारत आई हूँ। जहाँ इसी के साथ उसने ये भी बताया है कि नेपाल के होटल में वह किसी गलत नाम के साथ नहीं रह रही थी। सीमा के मुताबिक जब वह मार्च महीने में सचिन के साथ नेपाल में थी, तब उन दोनों ने न्यू विनायक होटल वालों ने कोई आईडी कार्ड नहीं मांगा, न ही उनके नाम की एंट्री की, बस 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमरा दे दिया। सीमा का दावा है कि होटल वाले के परिवार के साथ ही वह काफ़ी घुल मिल गई थी, सभी को उसका नाम पता था, तो फिर वो उनके साथ रील्स भी बनाती थी। जब अब पता नहीं क्यों वे लोग झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसके बावजूद भी ना तो शराब पीने वाले सुधर रहे हैं और ना ही बेचने वाले अपनी आदतों से बाज आ रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के खगड़िया जिला का है और आरजेडी नेता के बेटे से जुड़ा हुआ है, जिसे पुलिस ने दारू पार्टी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक की पहचान आरजेडी नेता निरंजन यादव के बेटे सौरभ के रूप में हुई है, जिसे शराब पार्टी करते हुए पुलिस ने पकड़ा है। जब मामला खगड़िया का पचराहा थाना क्षेत्र का है, जहाँ तेहाए गांव में स्थित एक मुर्गी फार्म में सौरभ दारू और फिर मुर्गा पार्टी कर रहा था। तभी किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। फिर क्या था, मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे शराब पीते हुए धर दबोचा। गिरफ्तार सौरभ राजद नेता निरंजन यादव का बेटा और फिर जिला परिषद सदस्य का देवर भी है। जब बेटे की गिरफ्तारी को लेकर के निरंजन यादव ने कहा है कि गाँव के कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र रच करके उनके बेटे को फंसाया गया है। जहाँ इधर पुलिस ने जब ब्रेथ एनालाइजर से जांच की तो फिर ये पुष्टि हो गई कि सौरभ ने शराब पी रखी थी। फिलहाल पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर के नीतीश तेजस्वी की सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने बिहार में अपराध के लिए आरजेडी को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि देश भर में अगर किसी पार्टी में सबसे अधिक अपराधी है तो वह है आरजेडी में। जहाँ उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्होंने क्राइम और फिर क्रिमिनल से लगाव नहीं है, लेकिन लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार में राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है। दरअसल प्रशांत किशोर के जनसुराज यात्रा का कारवां आजकल समस्तीपुर में है। समस्तीपुर में पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बिहार में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर भी कहा कि आज सभी लोग जानते हैं कि बिहार राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है। जब बिहार में एक दल के लोग हैं जो बालू माफियाओं का काम कर रहे हैं, पूरे राज्य में उन्होंने बालू के अवैध खनन का केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्हें क्रिमिनल और फिर क्राइम से लगाव नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बाघ ये कहे कि उसे मांस से लगाव नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज इस देश में आरजेडी से ज़्यादा क्रिमिनल और फिर क्राइम करने वाले लोग किसी पार्टी में नहीं हैं। तेजस्वी यादव को ना इंग्लिश आती है और ना ही ठीक ढंग से भोजपुरी बोलनी आती है। उन्होंने जीवन में कुछ पढ़ा ही नहीं है और ना ही किसी भी विषय का कोई ज्ञान है। जब जनता तेजस्वी से रोजगार के बारे में पूछती है तो फिर वो कहते हैं कि भाजपा को रोको और फिर ये बोल करके वे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जब कहा जाता है कि बिहार में शराब माफिया और फिर बालू माफिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि जाते जनगणना करवा रहे हैं, काम करवाते नहीं हैं, बस एक नए मुद्दे पर अपनी बात रख करके बहानेबाजी करते रहते हैं। दोस्तों, बिहार के स्कूल में बच्चों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। जब बच्चों के प्राइवेट पार्ट को छुआ जा रहा है, बच्चों को गलत ढंग से मास्टर के द्वारा छुआ जा रहा है। जब ये मामला अब नया मामला सामने आया है बिहार के पटना जिले के मसौरी के अंतर्गत सरपा स्कूल की मध्य विद्यालय सरपा के छात्रों ने विद्यालय के प्राचार्य अविनाश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विद्यालय के प्राचार्य उन्हें अकेले कमरे में बुला करके शरीर के अंगों को छूते हैं। छात्रों का आरोप है कि पिछले लगभग कई महीने से विद्यालय के प्राचार्य अविनाश कुमार विद्यालय के कई लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत कर चुके हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य के इस हरकत से गुस्साए छात्रों ने इस बात की सूचना अपने परिवार वालों को दी, जहां स्थानीय लोगों ने जमकर के हंगामा किया। परिवार वालों को इस बात की जानकारी मिलते ही परिवार वाले आग बबूला हो उठे और शनिवार को विद्यालय पहुंचकर के आरोपित शिक्षक की जमकर के पिटाई कर दी। इस दौरान विद्यालय में स्थानीय लोगों ने जमकर के हंगामा किया। स्थानीय लोगों ने विद्यालय में हंगामा करने की सूचना स्थानीय पुलिस को दी।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना, बक्सर समेत बिहार के सभी जिलों में कटहल की खेती करने वाले किसानों को सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत कटहल की खेती करने के लिए किसानों को प्रति इकाई लागत का 50% अनुदान मिलेगा, यानी कि किसानों को सरकार के द्वारा 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में कटहल के पैदावार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को इसके लिए पैसे दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में टमाटर समेत अन्य सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का बजट बिगाड़ करके रख दिया है। जब बढ़ती महंगाई को लेकर के बीजेपी पर विपक्षी दलों ने जम करके जुबानी हमला बोला है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला से जब टमाटर की कीमत को लेकर के सवाल पूछा तो फिर उन्होंने अजीबोगरीब जवाब दिया। प्रतिभा शुक्ला ने कहा है कि पहली बात तो यही कि हम ये कहेंगे कि टमाटर गमले में उगा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें महंगी है तो फिर खाना छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ती हो जाएगी अगर आप नहीं खाएंगे तो। जब हमारे यहाँ एक पोषण वाटिका बनाई गई है, जब पूरे गांव की महिलाएं अपने गांव में जहाँ कूड़े इकट्ठा करते हैं वहाँ कूड़ा इकट्ठा नहीं करके पोषण वाटिका का रूप दिया है। यहाँ सब्जियाँ उगाई गई है, वहाँ छोटी से वाटिका बनाई गई है जहाँ सब्जी लेने जा सकते हैं। मंत्री ने कहा है कि वहाँ सब्जी लेती है और फिर अपने यहाँ सब्जियाँ बनाती है, जहाँ उसमें टमाटर भी उगाया जा सकता है। जहाँ हर समस्या का एक समाधान है, ये कोई नई नहीं है। जहाँ इस समय हर साल टमाटर महंगा होता है, आज कोई नई बात नहीं हो गई है। हम बचपन से देखते आए हैं कि इस समय टमाटर महंगा होता है। जहाँ हम लोगों को सलाह देंगे कि पोषण वाटिका बनाएं, वृक्षारोपण में टमाटर हमें उगाना चाहिए और फिर लगाना चाहिए। क्या दिक्कत है, सभी लोग टमाटर लगा लो, नहीं तो फिर आप लोग टमाटर खाना छोड़ दो। टमाटर नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा, टमाटर के बदले नींबू का इस्तेमाल कीजिए, ये कहना है योगी के मंत्री का। दोस्तों बात करते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका लगा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित सर्वे को लेकर के बिहार सरकार के याचिका का निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे जाति आधारित सर्वे पर अंतरिम रोक के पटना उच्च न्यायालय के 4 मई के आदेश के खिलाफ बिहार सरकार की इस याचिका को निरर्थक बता दिया है। गवई और फिर न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया है। जातीय आधारित सर्वे को लेकर के पहले से ही पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निरर्थक बयान बता दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।